नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज हम फर्स्ट सुमारी की बात करते हुए हर हर महादेव के नाम से स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो म्यांमार के अंदर अभी जो वहां के उल्फा पे ड्रोन अटैक किया जाता है और ड्रोन अटैक करने के बाद वहां पे जो उनके संगठन के अंदर जो बहुत बड़े बड़े प्रमुख नेता थे उनको मार दिया जाता है। तो आज उसी के हम लोग बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह उल्फा कौन है, इसका स्थापना कब किया गया, जो इसके प्रमुख नेता के बारे में बताया जा रहा है, वह प्रमुख नेता कौन कौन हैं। तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो देश होता है वह देश अब जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करके, आमने सामने से युद्ध नहीं करके, वह क्या करता है कि आपके देश को तोड़ने के लिए इंटरनल आपके दुश्मन खड़ा करना स्टार्ट कर देता है। अब इंटरनल खड़ा करने का मतलब ये हो गया कि जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल में ही बांग्लादेश के अंदर अमेरिका के द्वारा, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, शेख हसीना खुद बोल रही थी कि कोई वाइट मैन आता है और हमसे हमारे देश के एरिया में वह एक आइलैंड की मांग कर रहा है और जब हम आइलैंड नहीं देते हैं तो वह हमारी सरकार को गिराने की धमकी देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ था कि जब आइलैंड मांगा गया और आइलैंड देने से इनकार कर दिया गया तो क्या किया गया, इसको नाम दिया गया कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट ऑपरेशन में किया ये गया कि बाहरी इन्फ्लुएंस के द्वारा अंदर एक प्रकार के क्योस खड़ा कर दिया गया, आक्रोश खड़ा कर दिया गया। आक्रोश खड़ा करने के लिए उन लोगों की अलग अलग प्रकार की बातें माइंड में डाली गई, उनको उस बात के लिए मना लिया गया जो बात वे लोग जानना चाहते थे। तो ये होता कैसे है, तो आइए थोड़ा सा देखिए। कोवर्ट ऑपरेशन करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का प्रमुख बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है रुपया पैसा। आपके पास पैसा, मनी पावर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास नहीं, आपका कम से कम एक्सेस हो उस देश के अंदर जिससे आपको क्योस करवाना था वहां तक। तो इसमें जो बहुत सारी संगठन होती है वह मदद करती है। जैसे कि आजकल सबसे बड़ा जो इसका संगठन में नाम आता है वह नाम आता है एनजीओ का। एनजीओ के द्वारा पैसे को भेजना एक देश से दूसरे देश के अंतर्गत बहुत हो गया, तो वहाँ पे भी बहुत सारे संगठन ऐसे काम करते रहते थे। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो हवाला के द्वारा, मान लीजिए एक देश दूसरे देश से उसका रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन वही दूसरा देश से अगला देश का जिसको उसके अंदर ऑपरेशन करवाना है उसके लिए भी आसान है कि वह वहाँ पैसा भेज देगा, वहाँ से कन्वर्ट होकर उसका देश में चला जाएगा। और तीसरा, जब बात डॉलर की हो जिससे हर देश व्यापार अभी लगभग करता है, मतलब डॉलर की एक्सेप्टेंस अगर उस देश के अंदर हो तो और काम आसान हो जाता है। इसीलिए अमेरिका के द्वारा काम आसान हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर होता है आपके संगठन का कोई व्यक्ति, बहुत ही जो नाम हो, तगड़ा, उसका पहले से ही उस देश के अंदर कैरेक्टर बना हुआ हो, तो वह कैरेक्टर के लिए मोहम्मद यूनुस को चुना जाता है, क्योंकि वह पहले से ही उस कैरेक्टर के अंदर फिट आता था। और दूसरा, उसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ था। तो ये 2 चीज़ हो गया। अब तीसरा, अंदर के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स के बाद वहाँ के और अलग अलग प्रकार के जो संगठन हैं वे सारी आपके साथ होनी चाहिए। तो वे साथ भी आ गए। अब इसीलिए वहाँ पर एक प्रकार के कयोस होता है और उस बांग्लादेश के सरकार को गिरा दिया जाता है। इसी प्रकार से चीन जो था उस टाइम, जो कि भारत का इकोनॉमिकली कंडीशन इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, और चीन उस टाइम से ही बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने का काम करती है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट पे वह हमेशा से ही चीन क्लेम करने की कोशिश करता है। तो इसी के संबंध में होता क्या है कि सन 7 अप्रैल 1989 को शिव सागर के रंधर में उल्फा की स्थापना की जाती है। इसके स्थापना में भीमकांत बुरागाही, राजीव राज केवर, अरविंद राज खोआ, गोपाल बरुआ, समीरन गोगोई और परेश बरुआ, यहाँ पर आप परेश बरुआ को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करके
याद रखिएगा, क्योंकि हम आगे चल के इसी से जोड़ेंगे। अब होता क्या है कि ये सारे लोग मिलते हैं और 1979 में इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना तो की जाती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य यही था कि असम को वे सभी लोग भारत के हिस्सा नहीं मानते थे। अगर भारत का हिस्सा नहीं है तो आप खुद भी थोड़ा बहुत माइंड लगा के सोच सकते हैं कि अगर भारत का हिस्सा नहीं है तो अगला जो क्लेम कर रहा है वह कौन है? तो वह कहीं ना कहीं चीन की तरफ उंगली उठता है। तो कहने का अर्थ था कि जब भारत नहीं तो वह चीन के बारे में इसके बात को बताना चाह रहा है। अब उल्फा अगर हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। अब जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है असम में एक सक्रिय आतंकवादी और उग्रवादी, देखिए इसको दोनों प्रकार के दिया गया है, आतंकवादी भी है और उग्रवादी भी है। दोनों इसको 1990 में भारत सरकार इस संगठन को भारत के अंदर एक आतंकवादी घोषित करके इसको बैन कर देती है। एक बात हम यहाँ पे थोड़ी बहुत जान लेते हैं, आतंकवादी और उग्रवादी। आतंकवादी वह होते हैं जो बाहर के देश से विदेशी लोग हमारे देश के अंदर अगर हमला करते हैं तो वह आतंकवादी कहलाता है। जैसे पाकिस्तान के लोग अगर भारत के ऊपर हमला करते हैं तो हम उन्हें आतंकवादी संगठन कहते हैं। उग्रवादी जो देश के अंदर हथियार उठा लेते हैं किसी कारण से, या तो किसी के बहकावे में या उनके साथ अन्याय होता है तो उसको उग्रवादी बोलते हैं। भारत के अंदर दोनों का डील करने का तरीका अलग प्रकार का है। आतंकवादी को डील करने का तरीका है कि देखो और खत्म करो, लेकिन उग्रवादी के साथ क्या होता है कि यहाँ पे बातचीत के द्वारा समझौता करने की प्रयास की जाती है। बहुत सालों तक यह प्रयास चलते चलते लेकिन अब अंत में लगता है कि ये लोग नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो यहां तक तो अब बात समझ में आ गई। और इससे पहले एक बात और है कि आसाम, समझिए वहां के मुख्यमंत्री के कहने के अनुसार कि बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के अंदर पूरी तरीका, ये असम के अंदर पूरी तरीका से भर चुका है। मतलब लोग बोलते हैं कि अब वहां उस राज्य के अंदर लगभग 40% आबादी वहां के मुसलमान अपना घेर चुके हैं। अब इसी के आगे हम लोग बात करते हैं कि यह संगठन का विस्तार कैसे किया जाता है। तो संगठन का विस्तार करने के लिए जो यह अब क्या होता है कि (1886) में उल्फा जो है उसका संपर्क है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN) और म्यांमार में सक्रिय संगठन कच्छीन रिबल्स के साथ होता है। मतलब कि दोनों के साथ जो NSCN है और कच्छीन रिबल्स जो अभी म्यांमार में है, वहाँ पर इन दोनों को मुलाकात होती है। अब खुद सोचिए, जब तक एक्सटर्नल कोई काम नहीं हो रहा होगा तो इतना जल्दी किसी भी आतंकवादी संगठन को दूसरे प्रकार के आतंकवादी संगठन या रिबल्स के साथ संपर्क नहीं हो सकता है। आगे अगर आप सुनिएगा तो आपको पूरी तरीका से विश्वास हो जाएगा कि एक्सटर्नल फोर्सेस जरूर कुछ काम करती हैं। 1989 1989 में इसे बांग्लादेश के कैंप लगाने की छूट मिल जाती है। अभी तक जो म्यांमार, नागालैंड और असम के अंदर था, अब उसको बांग्लादेश के अंदर भी कैंप लगाने की छूट मिल जाती है। 1990 आते आते उल्फा के कई हिंसक वारदातों को अंजाम दिए जाने लगते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन उठ के आएगा कि अब बांग्लादेश के संपर्क में है, मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि ये सारी जो अभी देश हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट कंपनी है, जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे देश के जो राज्य हैं उससे ये सारे जो हैं सटे हुए हैं। तो अगर अब इससे ये भारतीय सेना को कठिनाई होने लगी कि अगर हमको पता चला कि कुछ लोग आसाम के अंदर कुछ
वारदात को अंजाम देने की कोशिश करती है। आर्मी पुलिस वहां तक जब तक जाती है तो वे लोग निकल कर म्यांमार और बांग्लादेश चले जाते हैं। अब बांग्लादेश और अगर म्यांमार चले जाते हैं तो वहां पर अब दूसरे देश की टेरिटरी स्टार्ट हो जाती है। अब हमारी आर्मी और बांग्लादेश के संगठन कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह अब उस देश पे अगर अटैक करेंगे तो उस देश के लोग या उस देश के जो प्रमुख हैं वह भारतीय सेना के ऊपर, भारतीय सरकार के ऊपर आवाज उठाने लगेंगे कि आप हमारे देश की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा कठिन काम हो जाया करता था। उसके बाद अब हम लोग जरा देखते हैं कि जब इसकी स्थापना की गई तो इसको परेश बरुआ, जो आपको हम बताए थे, उसको कमांडर इन चीफ बनाया गया। उसके बाद अरविंद खाजखोवा को चेयरमैन बना दिया गया। प्रदीप गोगोई वाइस चेयरमैन जो उसको बना दिया गया। लेकिन इन सभी लोगों को हाल क्या होता है, उसके बाद अनूप चोतिया को जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। अब इन लोगों का हाल इस प्रकार से है कि जो प्रदीप गोगोई है उसको अभी आसाम सरकार ने अब पकड़कर अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। उसके बाद जो अनूप चेतिया हैं उसको बांग्लादेश सरकार ने पकड़कर अपने जेल के अंदर रखे हुए हैं। उसके बाद अरविंद खाजोखोवा और परेश बरुआ, ये जो दो अभी थे यह बाहर थे। तो इसके बाद होता क्या है कि इन लोगों ने जब हिंसक झड़प करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, तो इनके जो मुख्य दबाव पे थे, जो मुख्य इनके रास्ते पे थे, उन सभी लोगों का निगाह कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के ऊपर जरूर पड़ता है। और इसमें भी इस प्रकार के हुआ, बिहार के मजदूर को जरूर निशाना बनाया जाता है। और यहाँ पर भी इन संगठनों उल्फा के द्वारा बार बार बिहार के लोगों के ऊपर हमला होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि 1990 में व्यापारी लॉर्ड सरोज पॉल की हत्या की जाती है। किसके द्वारा? उल्फा के द्वारा। 1991 में रूसी इंजीनियर का अपहरण के बाद अन्य लोगों के साथ उसकी हत्या कर दी जाती है। 1997 में सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिक का अपहरण करके हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 2000 में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नगेन शर्मा का भी समझ लीजिए। 1997 में असम गण परिषद के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत की कोशिश की जाती है। ठीक है, क्या करने की आप लोग समझ सकते हैं। 2003 में असम में कार्यरत बिहारी मजदूरों की हत्या की जाती है। उसके बाद 15 अगस्त 2004 में कुछ बच्चों समेत बम विस्फोट में 15 लोगों को साफ। उसके बाद जनवरी 2007 में 62 हिंदी भाषियों, मुख्य रूप से बिहार के मजदूरों को साफ कर दिया जाता है। 15 मार्च 2007 को गुवाहाटी में बम ब्लास्ट करके किया जाता है उल्फा के द्वारा, और उसमें 6 लोग घायल हो जाते हैं। अगर आप इसको किसी भी तराजू पर रखकर तौलने की कोशिश कीजिएगा तो उस संगठन को आप बिल्कुल सही संगठन तो नहीं कह सकेंगे, क्योंकि हिंसा किया जा रहा है और हिंसा में खास करके एक हिंदुओं को, संगठन को और उनके मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता और उनके जनता को मारने की कोशिश की जा रही है। अब ये चीजें होती आगे क्या होता है कि जो उल्फा है, उल्फा के जो कुछ लोग हैं वह भारत सरकार के साथ मिलकर वह अपना सरेंडर करना चाहते हैं, तथा वह भारत सरकार के साथ निगोशिएशन करके आम सा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उल्फा से उल्फा आई बना दिया जाता है उन संगठनों के द्वारा। उल्फा जो बहुत सारे लोग, अभी भारत सरकार ने उन लोगों को, जो मेन लोग हैं, कुछ लोगों को जब पकड़ लेते हैं तो उनके द्वारा अब एक प्रकार से संगठन स्टार्ट कर दी जाती है उल्फा आई के नाम से। तो उल्फा के कुछ लोग भारत सरकार के साथ कार्य करके वह इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं कि यहाँ पर हथियार है, यहाँ पे इस जंगल में अभी हम लोग छुपते थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो उनके द्वारा बहुत सारी जानकारी भारत के आईबी और फोर्स को लगता है। उसी के बाद अचानक 13 जुलाई को, संडे के जो दिन था, उस दिन सुबह ही भारत के अंदर ये जो रिबल्स ग्रुप हैं, उल्फा के लोग ही, उल्फा आई के लोग ही बताते हैं कि हमारे ऊपर बहुत भारी मात्रा में ड्रोन अटैक किया गया है, जिससे हमारे प्रमुख नेता के साथ साथ बहुत सारे
उल्फा के जो अधिकारी हैं वे सभी लोग मारे गए हैं। अब उसके अंदर अभी जो तत्काल मारा गया है उसमें से ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम और नयन असोम या नयन मेथी, इन लोगों का नाम आ रहा है। इन सभी को लेकर लगभग 25 लोगों का दावा किया जा रहा है। लेकिन भारत के आर्मी, यहाँ की भारत की सरकार, आसाम की पुलिस या कोई भी इस प्रकार के कार्य को कि हमने किया है बताने से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस तरह के, क्योंकि यह जो ट्रेटरी है वह बांग्लादेश के अंदर जाकर इन पे हमला किया गया है। अगर भारत सरकार, हो सकता है कि आगे कुछ प्रॉब्लम आए, इसी के लिए अभी बिल्कुल शांत बनाए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश अभी खुद अस्थिरता की माहौल से वहाँ पे गुजर रहा है। इसके साथ ही साथ संगाई, जो म्यांमार के एक बहुत ही जंगली इलाका है, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत बड़ा जंगल है। संगाई इलाके के गहरे जंगल में सारे के सारे लोगों के ऊपर अटैक किया गया है। लेकिन उधर उल्फा के साइड से भी ये बात का कंफर्मेशन आया है कि इसके बदले में हम भी अटैक करेंगे। अब इसी को लेकर देखना होगा कि आगे क्या करती है भारत सरकार। इसमें और कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव। अंत में आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।